निज़ामुल मुल्क तूसी साहब। निज़ामुल मुल्क तूसी जो है इनका पूरा नाम अबू अली हसन इब्न अली तूसी है और 1018 इनकी पैदाइश है और 1092 जो है इनकी वफ़ात है। अब ये निज़ामुल मुल्क तूसी जो हैं, निज़ामुल मुल्क तूसी फेमस इसलिए हैं क्योंकि एक तो ये बहुत ज़्यादा फ़िलासफ़र तो थे ही थे, बहुत ज़्यादा इल्म वाले थे, नॉलेज वाले थे, लेकिन इन्होंने सर्व किया सल्जूक वज़ीर के तौर पे, तो जिस वजह से जो है इनको बहुत ज़्यादा माना जाता है कि उन्होंने जो सल्जूक सल्तनत थी उसको बहुत बड़ा सहारा दिया। तो निज़ामुल मुल्क तूसी जो हैं ये एक सल्जूक वज़ीर जो है वो रहे और पर्शियन स्कॉलर थे, यानी कि ईरानी जो है वो ईरानी निजात स्कॉलर थे। और सल्जूक, ये जो आपको सामने यहाँ पे एक मैप नज़र आ रहा है, ये जो मैप है ये सल्जूक है। तो ये पूरी की पूरी जो बाउंड्री आपको दिखाई दे रही है लाइट येलो कलर की, ये सारी की सारी सल्जूक उस टाइम पे रियासत थी। इतनी ज़्यादा फैली हुई, इतनी ज़्यादा जो है वो एक्सपेंड की हुई थी रियासत थी। तो इस रियासत के ये वज़ीर रहे और माना जाता है कि इन्होंने एज ए वज़ीर जो है सल्जूक वज़ीर बहुत ही अहम कारनामे भी अंजाम दिए और बहुत ज़्यादा जो है इन्होंने वहाँ पे नाम भी कमाया निज़ामुल मुल्क तूसी ने, ठीक है। और तुर्को पर्शियन सुन्नी इस्लाम जो है ये यानी कि जो सल्जूकी जो सल्तनत थी यहाँ पे ये किस पे डिपेंड करती थी जी, तुर्को पर्शियन सुन्नी मुसलमानों के ऊपर। कि एक तो वहाँ पे तुर्क थे, ठीक है, आपने जैसे तुर्की वाले हैं तुर्क, ये जो बात हो रही है आजकल, जैसे अर्तुरुल के अंदर भी अब फिर दोबारा से जिक्र आया इसका कि उसके अंदर भी वो दिखाते हैं, आपने देखा होगा कि सल्जूक की वो बात करते हैं, सल्जूक वज़ीरों की बात करते हैं। तो वो जो तुर्क एक थे और साथ में जो ईरानी थे, ये तुर्क और ईरानी सुन्नी जो थे, इन्होंने इनकी ये सल्तनत थी, ये जो सल्जूक की डायनेस्टी थी सारी की सारी, तो इसमें जो है ये रहे और बहुत से बादशाहों को जो है इन्होंने सर्व किया और इन्होंने स्टडी की जी मोनार्किकल सिस्टम को, यानी बादशाही जो निज़ाम था, क्योंकि अब ज़ाहिर बात है ख़ुद बादशाह के अंडर काम कर रहे हैं तो बादशाही निज़ाम को स्टडी तो फिर इन्होंने किया ही किया। इसके अलावा इनकी जो राइटिंग्स मिलती हैं सुल्तान के ऊपर मिलती हैं, बादशाह के ऊपर, यानी इन्होंने जो अपनी राइटिंग्स हैं, जो इन्होंने किताबें लिखी, पम्फलेट्स वगैरह जो भी लिखा, उसमें इन्होंने सुल्तान का लफ्ज़ इस्तेमाल किया बादशाह के लिए। यह सुल्तान या बादशाह या ये पादशाह जो वर्ड है ये पर्शियन वर्ड है, ईरानी वर्ड है बादशाह का, जिसको हम बादशाह कहते हैं। तो सुल्तान का यानी इमाम का लफ्ज़ जो है इन्होंने यूज़ नहीं किया, या खलीफा जो है उसका लफ्ज़ इन्होंने यूज़ नहीं किया अपनी राइटिंग्स के अंदर, बल्कि सुल्तान का लफ्ज़ जो है वो यूज़ किया। और मलिक शाह के यहाँ भी 20 साल इन्होंने सर्व किया और मलिक शाह को इन्होंने जब एक बार वो कैद हुए उनको बचाया भी। और हसन बिन सबा जो है ये इनका साथी ही था, साथी से मुराद ये है कि एक ही टाइम से थे, ऐसा हरगिज़ नहीं कि इनके साथ थे। और हसन बिन सबा जो है जिस फ़िरके की बुनियाद हसन बिन सबा ने रखी थी, तो हसन बिन सबा के उसी फ़िरके की वजह से जो फ़िदाई जो थे, जो फ़िदाई पैदा हुए थे हसन बिन सबा की वजह से, जो अपनी जान फ़िदा कर देते थे और जिन्होंने बड़े इस्लामिक स्कॉलर जो है उनको जो है वो शहीद भी किया था, तो उन्हीं में निज़ामुल तूसी को भी उन्होंने ही जो है वो शहीद किया। और अमीर और ख़लीफ़ा जो है जैसे मैंने कहा उसका जिक्र नहीं किया, बल्कि सुल्तान का जिक्र ज़्यादा देखने को मिलता है। अब अगर बात करें किंग के ऊपर या सुल्तान के ऊपर, इनके व्यूज़ क्या था कि भाई सुल्तान किस तरह का होना चाहिए या क्या है, तो सबसे पहली बात ये कहते हैं जी कि एक डिवाइन पोजीशन है, जो बादशाहत है या जो बादशाह है ये एक आफाकी निज़ाम है या ये खुदा की तरफ से अता किया हुआ एक सिस्टम है, ठीक है। बादशाह जो है ये जो ओहदा है बादशाह का, ये खुदा की तरफ से है। इसका मतलब अगर खुदा जो है वो दुनिया को हेड कर रहा है, खुदा मालिक है कुल का, तो उसका मतलब उसने जो नीचे बादशाह मौजूद है वो किसी ना किसी तरह यानी गॉड्स शेडो ही है। गॉड शेडो यानी कि खुदा का साया ही है कि खुदा के निज़ाम को वो लागू करने की यहाँ पे कोशिश कर रहा है, तो इसलिए ये एक डिवाइन पोजीशन है। सुप्रीम पावर जो है वो किंग के पास होनी चाहिए, क्योंकि वो जब खुदा के निज़ाम को यहाँ पे लागू कर रहा है खुदा के हुक्म से, तो इसका मतलब जो है अब उसके पास सुप्रीम पावर है। पर्सनैलिटी की बात नहीं हो रही, बल्कि बादशाह जो एक ओहदा है उसकी बात हो रही है। और जो विजडम है वो उसको खुदा ने दिया हुआ है, क्योंकि जो बादशाह है उसके बारे में ये राय थी कि भाई उसके पास अकल है, वो ज़्यादा है और वो बड़ा सुपीरियर है, तो इसका मतलब उसके पास जो अकल है, जो दानिशमंदी है, वो दानिशमंदी खुदा की अता की हुई है, क्योंकि वो ऐसी पोजीशन पे बैठा हुआ है कि अब खुदा ने उसे अकल अता की है। इसलिए लोगों का काम क्या है कि वो हर ऑर्डर जो है वो उसको माने बादशाह के, यानी बादशाह कोई भी जो है वो हुक्म देता है तो उस हुक्म को मानना लोगों का काम है। ओबीडियंस इज ड्यूटी ऑफ पीपल, और लोगों का काम जो है वो क्या करना है, ओबे करना है। सिंपल। देखिए ये क्या कहना चाहते हैं निज़ामुल मुल्क तूसी साहब कि यहाँ पे जो है वो एक बादशाह साहब मौजूद हैं, तो ये अगर बादशाह है तो बादशाह का क्या काम है, बादशाह का काम है ऑर्डर्स देना। बादशाह क्या करेगा, ऑर्डर्स देगा। तो अब जो नीचे हुक्मरान है, जो नीचे अवाम है, तो अवाम का काम सिंपल ऑर्डर्स को फॉलो करना।
तो अब जब आवाम ऑर्डर्स को फॉलो करेगी, क्योंकि सुप्रीम अथॉरिटी जो है वो अल्लाह की तरफ से एक ओहदे के तौर पे दे दी गई इस बादशाह को या इस सुल्तान को, तो बादशाह के पास इख्तियार है, तो इसका मतलब इस इख्तियार की सूरत में अब वो जो ऑर्डर दे रहा है तो आवाम को उसे फॉलो करना ही है, क्योंकि आवाम का काम ही जो है वो फॉलो करना है, सिंपल। कलेक्टिव गुड इंपॉर्टेंट जो है, अब यहाँ पे भी ये कुछ दोबारा से वो थॉट्स आ गए जो वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट्स में हमने लास्ट टाइम जो है वो डिस्कस किए थे, कि वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट्स में हमने देखा था कुछ लोगों ने जो है वो, कुछ फिलोसोफर्स ने बात की कलेक्टिव गुड की और कुछ ने इंडिविजुअल गुड की बात की, ठीक है। यानी कि कुछ ने जो है वो ऐसा निज़ाम देने की कोशिश की कि जिसमें भाई कहा कि यूटिलिटेरियनिज्म जो एक अफादियत है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के लिए होनी चाहिए। और कुछ ने कहा नहीं भाई लिबरलिज्म जो है वो इंपॉर्टेंट है, लिबर्टी इंपॉर्टेंट है, हर शख्स जो है उसकी आज़ादी अहम है, आप एक शख्स को दो शख्स के ऊपर, दो लोगों के ऊपर कुर्बान नहीं कर सकते क्योंकि उन दो लोगों को इसकी एक की ज़रूरत थी, ऐसा हरगिज़ नहीं। तो यहाँ पे ये जो है वो निज़ाम मुल्क तूसी जो है बात करते हैं कलेक्टिव गुड की, कि अगर भाई कुछ लोगों को सेक्रीफाइस करना भी पड़े ज़्यादा लोगों के लिए तो कोई इशू नहीं, क्योंकि ज़्यादा के लिए बेहतर हो रहा है, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। पावर फॉर पीस एंड ऑर्डर, और जो ताकत है उसका इस्तेमाल किया जाए अमन व अमान को बरकरार रखने के लिए, बादशाह का ये काम भी है। मज़हब के ऊपर क्या कहा जी, मज़हब जो है एक्चुअली में मज़हब और स्टेट ये दो भाई हैं, मेरी बात समझ रहे हैं, जो रियासत है और मज़हब है ये दो भाई हैं। एक साइड पे जो है वो मज़हब है, अगर रिलीजन है, तो दूसरी साइड पे स्टेट है। तो एक्चुअली में ये दो भाई हैं और दोनों भाई हैं, तो भाई का मतलब क्या है, इनका जो है वो रिश्ता बहुत गहरा है, इनका रिश्ता जो है वो बहुत गहरा है, तो ये साथ साथ चलेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये क्या होगा जी, साथ साथ चलेंगे। रिलीजन एंड किंग, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो किंग है, बादशाह जो है वो भी मज़हब को मानने वाला हो, क्योंकि जब दो भाई हैं तो अगर एक भाई, लेट सपोज यहाँ पे हम बात करते हैं ये स्टेट है, तो स्टेट में अगर माना नहीं जा रहा बादशाह को, बादशाह जो है वो मज़हब का ही मानने वाला नहीं, तो इसका मतलब ये दो भाई तो हो नहीं सकते। एक भाई मुसलमान है, काफिर कैसे हो सकता है, भाई या तो दोनों काफिर होंगे या दोनों मुसलमान। तो इट्स मीन बादशाह को भी जो है वो मुसलमान होना चाहिए, मज़हब का मानने वाला होना चाहिए। किंग फॉलो रिलीजन फॉर रूल, और जो बादशाह है वो मज़हब को अपने हुकूमत के लिए जो है वो इस्तेमाल करे, हुकूमत करने के लिए इस्तेमाल करे। और जस्टिस जो है वो प्राइमरी है, ठीक है, स्टेट के लिए। जो इंसाफ है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और इंसाफ को जो है वो टॉप प्रायोरिटी पे लगा जाए। लेजिस्लेटिव पावर जो है वो कुरान और हदीस के मुताबिक होनी चाहिए, यानी जो भी कानून बने, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो है, यानी कवानीन जो हैं वो किसके अकॉर्डिंगली होने चाहिए जी, हदीस के अकॉर्डिंगली और कुरान के अकॉर्डिंगली होने चाहिए। क्योंकि अब जब स्टेट जो है वो इस्लाम को फॉलो कर रही है तो ज़ाहिरी बात है ये चीज़ें उसमें शामिल होनी चाहिए।